चलिए देखिए, आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का ले रहे हैं, राउल्ट का नियम तथा इसकी सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना। बड़ा प्रश्न है, लेकिन कई रूपों में ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक से ज़्यादा प्रकार से यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न, सबसे पहला पार्ट तो क्या हुआ इसका, राउल्ट का नियम। जब राउल्ट का नियम बनेगा तो ये आखिरी क्वेश्चन हमारा हल होगा। इसके बीच में हम देखेंगे 2-3 दूसरे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, यानी हम एक ही बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इससे संबंधित 2-3 अन्य प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। तो जो राउल्ट का नियम है, यह वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब से संबंधित है। कल हमने देखा था पिछली क्लास में कि अगर एक पात्र है और उस पात्र में हमने कोई द्रव लिया हुआ है और उस द्रव को हमने नाम दिया शुद्ध विलायक। द्रव को हम क्या बोल रहे हैं, शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक है तो डेफिनेटली इसकी सतह पर केवल और केवल विलायक के अणु ही रहेंगे। ये सभी कैसे हैं, विलायक के अणु। और शुद्ध विलायक की विशेषता क्या है, यह वाष्पशील है। तो इन सभी की वेपर बनेगी। और अगर हमने पात्र को ऊपर से बंद कर दिया है तो साम्यावस्था कंडीशन उत्पन्न होगी, जिसमें नीचे हम देखेंगे वाष्पन हो रहा है द्रव की सतह से और प्लेट पर टकरा करके संघनन हो रहा है। जब दोनों प्रक्रियाएं समान रूप से चलती है तो इस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। और हम जानते हैं साम्यावस्था वाली अवस्था पर द्रव वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित किया जाता है उसी दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। यह वाष्प दाब की डेफिनेशन बनकर के आ रही है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो द्रव का वाष्पन होता है। यदि पात्र बंद है तो वाष्प इकट्ठा होती है और पात्र की दीवारों से टकरा करके उसमें संघनन भी होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर हो जाती है, यानी वाष्प का अमाउंट निश्चित हो गया कि इससे ज्यादा वाष्प आएगी तो द्रवित हो जाएगी। इस अवस्था को हमने क्या नाम दिया। और इस साम्यावस्था पर हम देख रहे हैं यहां पर जो द्रव की वाष्प है उसने द्रव की सतह के ऊपर जितना दाब आरोपित किया उसी दाब को हम उस विलायक या विलयन जो भी होगा, जो भी अपन ने लिया हुआ है, उसका वाष्प दाब कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक है तो इसके वाष्प दाब को हम PA0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक सिंबल ले लिया हमने, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब को इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहा जाता है, तो अपन VP बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किस नोटेशन के द्वारा हमने प्रदर्शित किया इसको, PA0 या PA0, या तो PA0 बोले या PA0 बोले। बेटे देखो, क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये है, लेकिन हमको उसकी थीम बना करके चलना पड़ेगी, वही जो पुराना अपन ने पढ़ा हुआ है वाष्प दाब से, ताकि अपने को आगे क्रमबद्ध तरीके से पता चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने कंडीशन किसके लिए देखी थी, शुद्ध विलायक के लिए देखी थी। अब हम विलयन पर चलते हैं। हम जानते हैं जब भी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो एक विलयन बनेगा, है ना। ये विलयन हमने बनाया। विलयन का नाम अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। अब जब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है तो अब हम देख रहे हैं यहाँ कंपटीशन है सतह पर,
अब सतह पर विलायक के अणु तो है ही है, ये अपन देख रहे हैं विलायक है, तो हम देख रहे हैं ये विलेय है। सतह पर कंपटीशन हो गई, दो प्रकार के अणु आ गए, विलायक भी आ गया और विलेय भी आ गया, लेकिन वाष्प केवल इसकी बनेगी क्योंकि ये वाष्पशील है। शुद्ध विलायक कैसा है? वाष्पशील है। और जो हमने विलेय मिलाया वो कैसा है? इसकी वाष्प नहीं बनेगी, इसकी वाष्प नहीं बनेगी। हमने देखा था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने किसके द्वारा प्रदर्शित किया था? Pa0। यहां पर अब हम देखेंगे विलयन का वाष्प दाब। विलयन कौन सा? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। इस विलयन का जो वाष्प दाब है उसे अब हम Pa द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये Pa नॉट हटा दिया, दोनों में हमने एक अंतर रख दिया, हमको देख के ही पता चल जाना चाहिए विलयन है तो Pa और शुद्ध विलायक है तो Pa0 है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर भी डेफिनेटली वाष्प दाब बनेगा, यहां पर भी वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होगी, लेकिन इन दोनों कंडीशन को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि वाष्प दाब यहां पर कैसा है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पर अणु जो वाष्पशील हो रहे हैं विलायक के, उनकी संख्या कम हो गई। वहां पर विलायक के अणु ज्यादा थे, उनकी संख्या अधिक थी, इसलिए वहां पर वाष्प दाब अधिक है, यहाँ वाष्प दाब। यानी दिमाग में बेटे अपने को ब्रेन में इस पॉइंट को फिट करना पड़ेगा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है। किसका ज्यादा, कौन ज्यादा होता है दोनों में से? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। अर्थात ये नोटेशन बनकर के आ गया हमारे सामने, Pa0 इज ग्रेटर देन Pa। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अधिक यानी ये अधिक है और ये क्या है? कम है। अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, राउल्ट के नियम का पहला भाग हमारे सामने आया, वाष्प दाब का अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो जो विलयन है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है, सदैव कम होगा। कम क्यों होगा? कंडीशन हमारे सामने हमको पता चल गई, यानी हमारे माइंड में बेटे ये पॉइंट आ गया, वाष्प दाब वाली थीम हमारे दिमाग में बन गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, हमको पता चल गया कि जब विलायक में विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती है। अब हम सोचिए यह वाष्प दाब की कमी किस प्रकार से होगी, तो उसे राउल्ट ने अपने नियम के द्वारा प्रदर्शित किया। वाष्प दाब में होने वाली कमी, जिसको हम वाष्प दाब अवनमन कह रहे हैं, उसी अवनमन को राउल्ट ने एक नियम के रूप में प्रदर्शित किया। उस नियम की डेफिनेशन यहां पर अब हम देखते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब, विलयन की बात कर रहे अपन, विलयन तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? Pa। विलायक का Pa0 था, है ना? तो हम बोल रहे हैं किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। बेटे राउल्ट के नियम की डेफिनेशन है, पक्की हमें याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्मिनल हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता ही आता है। तो हम देख रहे हैं किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त, क्योंकि नियम है, नियम हमको
उसी लैंग्वेज में देना पड़ते हैं जिस लैंग्वेज में वो वास्तव में दिए गए हैं। इसलिए हमको वर्ड टू वर्ड इनको याद करना है। तो थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगता है, एक बार अगर अपन पकड़ लेते हैं तो ये हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं, ध्यान से समझिए नियम को। किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, ये तो एक अपन ने ट्रेडिशन स्टार्टअप लाइन दी, अब हम आगे जा रहे हैं। ये मुख्य लाइन है, इसकी 2 लाइनें। विलयन का वाष्पदाब, विलयन का, हम जानते हैं ये विलयन का वाष्पदाब पीए। और आगे अपन बोल रहे हैं शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, उसको अपन बोलते हैं प्रपोर्शन, समानुपाती। तो अब बेटे देखिए, जब राउल्ट का नियम अपन ने देखा तो हमने ये वाली लाइन यहां पर याद रखी है, विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसमें? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में। ऐसा विलयन हमने बनाया जिसमें हमने ऐसा विलय घोला हुआ है जिसकी वेपर नहीं बनती। जैसा अपन ने उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं, पानी में नमक का विलयन, पानी में शक्कर का विलयन। तो शुगर और साल्ट जो होते हैं इनकी वाष्प नहीं बनती है। तो बेटा इसी लाइन को ध्यान में रखिए, इसी लाइन से अब अपन इसका डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। क्या देखा अपन ने? विलयन का वाष्पदाब किसके समानुपाती है? शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, विलयन का वाष्पदाब प्रपोर्शन समानुपाती शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज। बेटे लेट क्यों होते हैं आप लोग? थोड़ा समय मेंटेन कीजिए। चलिए देखिए बेटे, विलयन का वाष्पदाब समानुपाती होता है शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के। ये राउल्ट का नियम है, अपन ने लिख लिया यहाँ पर, है ना, क्योंकि अब इसी को अपने को चीज को आगे बढ़ाना है। अब हम जानते हैं, हमने देखा हुआ है कि विलयन के वाष्पदाब को हमने किससे प्रदर्शित किया है? पीए से प्रदर्शित किया है। तो हम आगे इसी प्रकार से बढ़ते हैं। यदि विलयन का वाष्पदाब माना कि पीए है तो वो समानुपाती हो जाएगा। आप लोगों को मोल प्रभाज की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जिसमें अपन ने देखा था XA और XB, XA और 2 फार्मूला अपन ने देखे थे। तो XA क्या था? विलायक का मोल प्रभाज, और XB क्या था? विलय का मोल प्रभाज। तो हमने बता दिया कि PA समानुपाती XA। यानी इसी नियम को यहाँ पर अब अपन ने मैथमेटिकली लिखना चालू कर दिया। PA समानुपाती XA, जो सिंबल थे उन सिंबलों का अपन ने प्रयोग कर लिया कि विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कोई समस्या इतने में अपने को नहीं है। डेफिनेशन हम याद करते हैं और याद करने के बाद में उसको वर्ड्स में लिखने के बाद में हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकार की जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को आती है, अगर प्रपोर्शन समानुपाती का चिन्ह हटा करके इक्वल्स करते हैं तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, नियतांक के। तो हमने रख दिया के एक कांस्टेंट है, के एक नियतांक है। तो इसी स्टेप को हमने यहां पर लिख दिया, PA बराबरी पर K इंटू XA, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी। PA बराबरी पर K इंटू XA। अब यहां पर हम देखते हैं कि PA है हमारे पास में, K है हमारे पास में, XA है हमारे पास में। XA क्या है? शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज। कंडीशन हमने डाल दी, यदि XA इज इक्वल टू 1 हो तो XA का मान हमने कितना ले लिया? 1 ले लिया। कि यदि XA बराबरी पर 1 हो तो समीकरण 1 में XA की जगह पर वैल्यू रख दी। कितनी रख दी अपन ने? 1 रख दी। तो K बराबरी पर P आ गया, K बराबरी पर P है। तो यदि XA बराबरी पर 1 हो तो
समीकरण 1 से के बराबरी पर पी है, के बराबरी पर बेटे ये एक सोचने वाला पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर हम इसको बदल करके एक दूसरा वाक्य यहाँ पर हम डालेंगे, लेकिन वो कब हमको, जब हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चीज हमको समझ में आ गई है, तो ही हमको समझ में आएगा। चलिए फिर से अपन बैक वाली स्लाइड पर चलते हैं। हम देख रहे हैं ये शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, Pa 0 है। और हम देख रहे हैं ये विलयन है, विलयन का वाष्प दाब कितना है, Pa है। शुद्ध विलायक का Pa 0 और विलयन का हम देख रहे हैं Pa। विलयन कब बना, ये घटना हमने संचालित की तो बना, हमने किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया, अवाष्पशील विलय को मिलाया। अब बेटे देखिए यहां हम यहां तक तो आ गए, अब हम थोड़ा सा हमारे दिमाग पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालना इसलिए जरूरी है, अन्यथा आगे की थीम हमको समझ में नहीं आएगी। हम जानते हैं, फिर से मैं प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मोल प्रभाज के आखिरी में हमने एक फार्मूला बनाया था, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला है, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब XA क्या चीज है, XA क्या चीज है, शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज। ये अपन यहाँ पर नोटेशन डाल लेते हैं, शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज, ये शुद्ध विलायक से संबंधित है। तो XB क्या है, विलय का मोल प्रभाज। और दोनों का टोटल कितना है, ध्यान से देखना, दोनों का टोटल कितना है। लेकिन हम यहां क्या बोल रहे हैं, हम तो यहां बोल रहे हैं 1 से बराबरी पर 1 हो। जब राउल्ट का नियम हम आगे बना रहे हैं, उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं, तो वहां पर हमने कंडीशन क्या ले ली, 1 से बराबरी पर 1, जबकि कंडीशन वास्तव में क्या होती है, 1 से प्लस XB बराबरी पर 1। ध्यान से देखना इस फार्मूला को। अब हम बोल रहे हैं यदि XA बराबरी पर 1, यानी XB कितना है, ये अकेले ही 1 हो गया। ये भी अगर 1 कर देते तो ये तो 1 और 1 मिल करके 2 हो जाते, लेकिन कंडीशन क्या है, XA प्लस XB बराबरी पर, लेकिन हम बोल रहे हैं ये एक अकेला ही एक है। अपन देखते हैं ना कि परीक्षा में ये दो बच्चे हैं, दोनों के मिलकर के 60 मार्क्स आए, दोनों के मिलकर के 60 मार्क्स आए। एक बच्चा कौन है, ए है, और एक बच्चा कौन है, बी। अकेले ए से पूछा तेरे कितने परसेंट मार्क्स आए, बोल रहा मेरे 60% आए। तो क्या दूसरे की जगह अपन ने, दूसरे के नंबर अपने को पता चल गए, नहीं पूछ रहे हैं उससे, अपन उससे नहीं पूछ रहे हम तेरे कितने आए, लेकिन हमको पता चल गया कि 60 में कितना जोड़ेंगे तो 60 आएगा। उसी आधार पर समझ जाओ XA की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इस 1 में कितना जोड़े कि 1 आ जाए, 0 आ जाए। यानी XB बराबरी पर क्या है, 0 है। XB बराबरी पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, XB क्या है, कितना है, 0 है। ध्यान से देखिए, फिर से आपको पिछली स्लाइड पर मैं ले जाता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि XA भी है और XB भी है। ये XA विलायक का मोल प्रभाज और ये XB हम देख रहे हैं विलय का मोल प्रभाज। वहां पर क्या है पास वाली स्लाइड में, इस स्लाइड में क्या है, XA है या XB है, केवल यानी कि हम बोल रहे हैं XA प्लस XB नहीं है बराबरी पर 1। यहाँ पर हम बोल रहे हैं XA भी है, XB भी है और बराबरी पर 1। समझ जाइए, जब हम बोल रहे हैं कि XB 0 है, XA का मान 1 है, XA का मान 1 है, अर्थात XB की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 है, अर्थात वो विलयन है ही नहीं, वो तो केवल क्या है, बस ये पॉइंट समझने वाला है कि हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पर विलयन की, यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब, लेकिन कंडीशन हमने ऐसी डाल दी, ये वाली कंडीशन, XA बराबरी पर 1 हो, अर्थात XB बराबरी पर क्या है, 0 है। 0 यानी विलयन
बना ही नहीं। अभी केवल क्या है हमारे पास में, विलायक है। और जब विलायक है तो पहले ही हम तैयारी कर चुके हैं, विलायक है तो वाष्प पदार्थ को पीए नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जीरो बोलेंगे, पीए नॉट बोलेंगे अपन। तो बस वही चीज अब हमें यहाँ पर देखना है कि यदि XA बराबरी पर 1 हो तो समीकरण 1 से K बराबरी पर PA, लेकिन PA तो किसका होता है, विलयन का वाष्प पदार्थ। और कंडीशन हमने डाल दी है, उस हिसाब से अभी विलयन तो बना ही नहीं है। क्या है अभी, वो शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ क्या होता है, PA नॉट होता है। तो समीकरण 1 से K बराबरी पर PA, लेकिन PA विलयन के लिए होता है, विलयन बना नहीं है, अतः यहाँ पर वाष्प पदार्थ को हम PA नॉट से प्रदर्शित करेंगे। समीकरण 1 से K की वैल्यू हमने, XA की वैल्यू हमने पुट की तो K की वैल्यू निकाली, K बराबरी पर PA। लेकिन PA तो किसके लिए होता है, विलयन के लिए होता है। विलयन कब बनता है, जब उसमें XB भी मिले। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अपन कि XB तो हमने मिलाया ही नहीं, और जब XB नहीं मिलाया तो वो क्या है, शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक है तो फिर PA नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, PA नॉट बोलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में अब हम K की वैल्यू रखेंगे। K की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी, PA नॉट। तो अब हम देखेंगे PA बराबरी पर K की जगह पर हमने उसकी वैल्यू रख दी PA नॉट, और साथ में हमने क्या लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनी। यह समीकरण 2 राउल्ट के नियम के गणितीय रूप को प्रदर्शित करती है। समीकरण 2 राउल्ट के नियम के गणितीय रूप को प्रदर्शित करती है। कितना सिंपल है, याद रखना, PA समानुपाती XA, PA बराबरी पर K इंटू XA, जहां K बराबरी पर एक स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। कंडीशन डाल दी हमने कि यदि XA = 1 हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बच्चे रट लेते, पता ही नहीं चलता क्यों बोला PA 0। तो अपने को ध्यान रखना है कि एक से ऐसा मतलब नहीं है, एक से के साथ तो दूसरा क्या चाहिए, एक से भी चाहिए। जानते ना, लीड पेन लेते तो उसके साथ ढक्कन भी लेते हैं तो पूरा पेन बनता है ना। अब अगर एक हिस्सा नहीं है तो दूसरे की कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि XA = 1 तो K बराबरी पर PA तो विलयन के लिए बोला था अपन ने। अब यहाँ पर विलयन थोड़ी है, विलायक है, इसलिए अपन ने PA न बोलते हुए अब उसको नया नाम दे दिया, PA नॉट, और K की जगह पर वैल्यू रख दी। अगर पहला पैटर्न सिंपल क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, तो बेटा क्वेश्चन ही बनता है। राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक दीजिए। राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक। हमारा काम यहाँ पर आकर के इक्वेशन 2 पर खत्म हो जाएगा कि यह राउल्ट के नियम के लिए गणितीय व्यंजक है। इसको शब्दों में बना करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PA क्या था, विलयन का वाष्प पदार्थ, बराबरी पर PA 0 क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, इंटू XA क्या था, शुद्ध विलायक का, ऐसी एक लाइन बना करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राउल्ट के नियम का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन या गणितीय व्यंजक। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या देखा हमने, PA बराबरी पर PA 0 इंटू XA। ठीक है, इस पे ध्यान में रखना है हमको। PA बराबरी पर PA 0 इंटू XA। कौन सी इक्वेशन थी ये, सेकंड इक्वेशन थी। जब ये सेकंड इक्वेशन है तो बेटे हमने तो ये देख रखी कैलकुलेशन कि XA + XB = 1 होता है, XA + XB = 1 होता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोल प्रभाज वाली। जिसको मोल प्रभाज की डेफिनेशन पता नहीं होती वो राउल्ट का नियम कभी समझ नहीं पाता है। तो हम देख रहे हैं XA और हम कंडीशन डाल रहे हैं कि चूंकि XA + XB = 1 तो हमको तो XA की वैल्यू चाहिए। XA = क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ X से हटाएंगे, इसकी जगह पर अब क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस XB रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि PA = PA नॉट, और ब्रैकेट लगा करके XA की वैल्यू लिख दी हमने, 1 माइनस, हमने मेस पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई करके ओपन करना है ब्रैकेट को। तो PA बराबरी पर 1 से मल्टीप्लाई किया PA का 0 का, तो PA 0, फिर साइन का आएगा, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो PA 0 इंटू PA नॉट इंटू XB। कौन सा साइन है इसका, माइनस का,
लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो PA0 XB इज इक्वल टू, यहां पर क्या है ये PA0, PA0 है और ये PA इधर कैसा है प्लस का, ये उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। XB का फार्मूला बना देते हैं, XB इज इक्वल टू PA0 माइनस PA, और ये यहाँ दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, मल्टीप्लाई वाला PA0 उधर जाएगा, कहाँ जाएगा वो डिवाइड में PA0। ये इक्वेशन थर्ड बन गई हमारी। क्या बन गई इक्वेशन थर्ड। XB का फार्मूला बन गया, क्या बन गया XB का फार्मूला। हम जानते हैं कि XB क्या था, विलेय का मूल प्रभाज था। राउल्ट के नियम को हमने और आगे बढ़ाया तो ये विलेय के मूल प्रभाज का व्यंजक बन गया, विलेय का मूल प्रभाज। विलेय का मूल प्रभाज। XB का फार्मूला बना लिया हमने। देखिए बड़ी सिंपल सी स्टेप है, दूसरा काम हमने बहुत सीधा किया। क्या किया कि XA प्लस XB दोनों की वैल्यू 1 होती है। हमने XA की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में हमने PA बराबरी पर PA01 माइनस XB के रूप में लिख दिया। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस वाले को इधर ले आए, PA को उधर ले गए और फार्मूला बना दिया हमने काय का XB का। PA0 उधर जा रहा है, डिवाइड में भेज दिया उसको हमने। अब यहाँ पर सोचना है अपने को, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी PA और PA0 की, PA और PA0 की कंपेयर की थी हमने। PA0 यानी PA0 किसके लिए था, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ था, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ था, ये देख रहे हैं अपन यहाँ पर। और PA क्या था, विलयन का वाष्प पदार्थ था। विलयन कौन सा विलयन, जिसमें किसको मिलाया है, और अवाष्पशील विलय को मिलाया, तो यहाँ पे वेपर का अमाउंट कंपैरेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया, कम हो गया यानी कि ये छोटा है। ऊपर लिखा है अपन ने, कौन बड़ा है कौन छोटा है, PA छोटा है, PA0 बड़ा। PA छोटा है, PA0 बड़ा है। PA0 क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, और PA क्या था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। विलयन यानी शुद्ध विलायक में क्या मिलाना पड़ा, अवाष्पशील विलय। तो PA0 काय में कन्वर्ट हो गया, PA में। PA0 काय में कन्वर्ट हो गया, बड़े में कि छोटे में कन्वर्ट हुआ, छोटे में, यानी वाष्प पदार्थ में कमी हो गई। पहले वाष्प पदार्थ अकेला था तो वाष्प पदार्थ ज्यादा था, और इसके साथ दोस्ती कर ली तो वाष्प पदार्थ क्या हो गया। यही बेटा क्लास में अपनी संगत पे प्रभाव पड़ता है। अगर कोई जुड़ गया ऐसा अवाष्पशील हमारे साथ तो हमारे वाष्प पदार्थ को कम कर देगा, परीक्षा में हम पीछे रह जाएंगे, है ना। तो बेटे देखिए, अब ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, तो जो आगे बतलाना चाहता हूँ आपको पता चल जाएगा। ये वाष्प पदार्थ में होने वाली कमी, अपन बोल रहे हैं PA0 बड़ा होता है और PA कितनी कमी हुई, तो बड़े वाले में से छोटे को क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया। तो PA0 माइनस PA क्या है, ये वाष्प पदार्थ का अवनमन। इसको हमने क्या बोला, वाष्प पदार्थ का, लेकिन अपान में भी PA0 चल रहा है, तो एक और फार्मूला बना, PA0 माइनस PA अपान PA0, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे इसको, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन, इसके कंपैरिजन में अवनमन शुद्ध विलायक के साथ। हम बोलते ना हम तेज चल रहे हैं, यानी कोई धीरे चल रहा है, उससे अपन ने तुलना की तो अपन बोल रहे हैं हम तेज चल रहे हैं। किसी धीमे चलने वाले से तुलना की तो हम बोल पा रहे हैं कि हम तेज चल रहे हैं। अपन ने तो बोला कि अपन तेज चल रहे हैं और कोई अपने साइड से और बाइक से निकल गया तो अपन उल्टा बोलेंगे, फिर बोलेंगे वो तेज चल रहा है, अपन धीमे हो गए। तो कंपेरेटिव अपन ने यहाँ पर क्या कंपेरिजन अपन ने की, केवल ऊपर वाली स्टेप ले रहे हैं तो इसको अपन ने क्या बोला, वाष्प पदार्थ का, और नीचे वाली स्टेप ली जोड़ करके इकट्ठी बना करके तो क्या बोला, वाष्प पदार्थ का। कल का सोचो अपन ने पहला पॉइंट यही देखा था, जब कल हमने अणु संख्यक गुणधर्मों की चर्चा की थी तो पहला पॉइंट यही था, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन। अणु संख्यक गुणधर्म है, क्यों, क्योंकि विलायक को विलयन में बदलते हैं, और विलायक को विलयन में बदलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट विलय का डालते हैं, अणुओं की संख्या
डालते। जितने ज्यादा अणु मिलाएंगे, जितने ज्यादा अणु मिलाएंगे हम किसके, अवाष्पशील विलेय के, वाष्प दाब उतना कम होता जाएगा। वाष्प दाब उतना, अर्थात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बेटे देखिए इधर, ये हमने देखी थी राउल्ट के नियम की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के आधार पर हमने ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन चलाया। आपको मैंने बताया अगर सिंपल क्वेश्चन आता है राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक दीजिए, तो हम यहाँ तक करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये आया राउल्ट का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सबको यहाँ पर जाना पड़ेगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो कंडीशन 3 बन गई हमारे सामने, एक्स बी बराबरी पर पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए 0। समझ में आए 2 क्वेश्चन। पहला राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक दीजिए। दूसरा राउल्ट का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो दूसरे वाला व्यंजक अपने को जोड़ना पड़ा। यह क्वेश्चन अगर आया जिसके चांस सबसे ज्यादा बनते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, इसके आधार पर विलेय के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो अपने को समीकरण 3 को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। समीकरण 3 को भी हमको आगे बढ़ाना है। तो अब अपन देखते हैं एमबी की कैलकुलेशन कैसे करना है, वो अपन ने बताया होगा। एमबी विलेय का आणविक द्रव्यमान एमबी अपने को बनाना है। विलेय है तो अपन जानते हैं विलेय है तो सब जगह अपन विलायक के लिए ए ले रहे हैं और विलेय के लिए क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, बी। तो वहां आणविक द्रव्यमान भी होगा तो एम बी ले लेंगे। ये मूल प्रभास थे तो एक्स बी लिया था अपन ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये समीकरण 3 है जो अपने को फिर से पैरामीटर के रूप में ध्यान रखना है कि एक्स बी बराबरी पर पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए 0। अब एक्स बी क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। फिर आ गए हम मोल प्रभाज वाली डेफिनेशन। विलेय का पेज पलटा, निकालो मोल प्रभाज की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी थी कॉपी में, देखो बुक में नहीं मिलेगी, कॉपी वाली निकालो। बुक में पढ़ोगे तो कठिन हो जाएगी। एक्स बी बराबरी पर आप लोगों ने देख रखा है फार्मूला एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। एक्स बी का फार्मूला देखो, एन बी अपान एन ए प्लस, जिसको मोल प्रभाज की डेफिनेशन पता नहीं है ना, वो यहाँ आकर कर रखेगा कि एक्स बी बराबरी पर क्या होता, तो ये लिख दो। कहां से आया, क्यों आया, उस ज्ञान नहीं रहेगा। तो हम तो जानते हैं, हम जानते हैं, साइड में नोटेशन डाल देंगे कि एक्स बी बराबरी पर क्या होता है। तो हमने जो इक्वेशन 3 थी उसमें अपन ने वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू रख दी, एक्स बी की वैल्यू रख दी। एक्स बी की जगह पर हमने लिख दिया एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू पी ए 0 माइनस पी ए अपान पी ए 0। ठीक है, अब फिर से आगे सोचते हैं। एन बी क्या था, देखो सब लिखा हुआ है आपके उसी में डेफिनेशन में, विलेय के मोलों की संख्या क्या थे, विलेय के मोलों की संख्या। एन ए क्या था, विलायक के मोलों की संख्या। और एन बी क्या था, विलेय के मोल। विलेय किसको बोलते हैं, जो अपन ने मिलाया, जो अपन ने मिलाया, जो अपन ने मिलाया उसको क्या बोलते हैं, विलेय। सबसे पहली डेफिनेशन अपन ने लिखी थी तनु विलयन। विलेय बहुत कम मिलाया, विलेय मटके भर पानी में चुमटी भर नमक घोल दिया, विलयन बन गया। लेकिन पीने पे पता नहीं चलता कि पानी खारा है, क्यों, क्योंकि विलेय की मात्रा क्या है, बहुत कम है। किसी को पूछेंगे, पानी पिलाएंगे, वो पूछेंगे अच्छा बता नमक मिलाया क्या, वो बोलेगा नहीं मिलाया। इन्हें नगण्य मान के छोड़ दिया उसने, कम था तो नगण्य मान के छोड़ दिया। हाँ ना, 10वीं में आप बेस्ट 5 पद्धति में पास हो गया है, कम था उसको छोड़ दिया, नगण्य मान के रिजल्ट में जोड़ा ही नहीं उसको। तो वही बात कि ये विलेय, ये विलायक, और विलायक के साथ किसको जोड़ दिया, विलेय को। विलायक के साथ किसको जोड़ दिया, विलेय को। अपन ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, अपने पास में 100 किलो का सामान है, किसी ने आकर के थोड़ा सा सामान और दे दिया कि जा रहे हो ना ये भी ले जाना, कि अपन लेंगे, इतना सामान हमारे पास में है तो मुश्किल है। लेकिन अगर वो 100 का नोट देगा कि ये ले जा,
तो अपन उससे ये नहीं बोलेंगे कि वजन लग गया। रख दे जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका वजन कितना है, अत्यंत कम। कोई पूछेगा कितने किलो वजन, हम यूं नहीं बोलेंगे कि 100 किलो वजन और साथ में 100 के नोट का वजन, हम ये बोलेंगे 100 किलो वजन। तो नगण्य मान के छोड़ दिया अपन ने किसको, एनपी को। कहां पर, अपान में। ये विलय है तो अपन ने कंडीशन डाल दी तनु विलयन के लिए। किसके लिए, तनु विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, अत्यंत कम होती है। तनु विलयन के लिए एन बी अत्यधिक छोटा है एन ए से, अतः नगण्य मानने पर हर पद से, यानी बटे वाले पद से, हर का मतलब ये मत समझाना प्रत्येक, प्रत्येक नहीं, हर यानी अंश और हर वाली बात कर रहे हैं अपन, है ना। अतः हर पद से एन बी को नेग्लिजिबल कर दिया हमने, नगण्य मान लिया। नगण्य मान लिया इन्हें बेटे, ये गया। अब हमने फार्मूला लिख दिया हमारा, एन बी अपान एन ए इज इक्वल्स टू पी ए 0 माइनस पी ए अपान पी ए 0। बात समझ में आ रही है। नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेटे, जो बेस अपन ने बना के रखा है वही काम में आता है। बेस नहीं है तो हर चीज रटना पड़ेगी अपने को, हर जगह पर रट्टा मारोगे बेटे, और रटी हुई चीज टेम्पररी रहती है। एक बार भी भूल गए ना तो फिर वो ट्रैक बदल लेती, कहीं और निकल जाती है। एन बी अपान एन ए इज इक्वल्स टू पी ए 0 माइनस पी ए अपान। फिर देखिए, फिर से पहुंचिए मोल प्रभाज की डेफिनेशन पे। एन का फार्मूला बताया था आपको, डब्ल्यू बटे एम, एन बराबर पर W बटा M, उसका जो वेट था उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया था अपन ने। तो एन बी है तो अपन ने क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और अपान में एन ए है तो हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू ए अपान एम ए इज इक्वल्स टू क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट। आखिरी स्टेप आ रही बेटे, यहाँ फार्मूला बन गया अब हमारा। हमें सूत्र इसी का तो बनाना है, एमबी की तो कैलकुलेशन करना है। अपन ने सबसे पहले क्या बताया हुआ है, राउल्ट का नियम, और फार्मूला किसका बनाना है, बोल गए अपन टारगेट पे बेटे। आखिरी स्टेप बच रही हमारी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कि मिस्टेक हमसे ना हो इसलिए इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इस स्टेप को। तो हमने क्या लिखा, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू अपान का अपान ए में कहा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए में, और ये अपान में कौन रह गया, डब्ल्यू है। अपान का भी अपान वाला कहा जाता है, मेस का रूल है बेटे, ऊपर की तरफ जाता है, ए में को ऊपर लिख दिया, इज इक्वल्स टू पी ए 0 माइनस पी ए अपान पी ए नॉट। फार्मूला किसका बनाना है हमको, एम बी का बनाना है। एम बी इधर अपान में डिवाइड में है, इधर ले आएंगे तो ये एम बी आ गया बराबरी पर। इधर कौन बचा था, डब्ल्यू बी, अपान में कौन था, डब्ल्यू ए, इंटू में कौन था, ए में। खाली ये अपान वाले को इधर भेज दिया है। पी ए नॉट इधर काहे में है, डिवाइड में, उधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, इंटू में, तो पी ए नॉट ऊपर चला गया, और अपान में कौन आ जाएंगे, पी ए नॉट माइनस। ये जो फार्मूला हमने बना दिया, यह फार्मूला एमबी के लिए फार्मूला है, विलय के आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं राउल्ट का नियम, गणितीय व्यंजक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और तीसरी स्टेप में जाकर के हमने देखा विलय के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना, है ना। जनरल वे में एग्जाम में जो पूछा जाए हमको वो लिखना चाहिए, लेकिन अगर अपने को एग्जामिनर के ऊपर ज्यादा अपना इंप्रेशन देना है, जहाँ आए राउल्ट का नियम दे दो पूरा उतार करके, पूरा याद हो जाता है अपने को। लिखने याद करने के बाद में ये ऐसी मैथमेटिकल स्टेप्स लिखने में टाइम थोड़ी लगता है, 2 मिनट में तो अपन पेज भर देते हैं पूरा का पूरा, है ना। तो जो भी आए, जैसा भी आए, इस क्वेश्चन को हम आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन ही अपना राउल्ट का नियम, इस चैप्टर का बेटे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम और विलय के आणविक द्रव्यमान का परिकलन। मैंने आपको बतला दिया, परिभाषा उसकी बन रही है, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको हमने मैथमेटिकली लिखा तो अपन बता रहे हैं पी ए प्रोपोर्शन टू एक्स ए, पी ए बराबरी पर के इंटू एक्स ए,
यदि XA की वैल्यू 1 हो तो K बराबरी पर PA, लेकिन अपन जानते हैं कि PA तो विलयन के लिए है और XA बराबरी पर 1, यानी विलय तो गोला ही नहीं, और जब विलय नहीं गोला तो मटेरियल क्या है हमारे पास में, शुद्ध विलायक है। तो हमने बता दिया PA बराबरी पर PA 0 इंटू XA, यानी PA न लिखते हुए हमने उसको कैसे नोटिफाई किया, PA नॉट से किया। जब इक्वेशन सेकंड बन गई है तो इक्वेशन सेकंड में अब हमको XA की वैल्यू रखना है। हम जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम देखेंगे कि XA इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 माइनस XB। ब्रैकेट को ओपन करके हमने फार्मूला किसका बना दिया, XB का बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ध्यान रखना केवल ऊपर वाले की बात करेंगे तो क्या है वो, और अपान में ये लिख दिया तो बदल जाएगा वो। दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव आ गया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, पहला ऑब्जेक्टिव ये दिया था, लगा तत्काल हाँ यही होता है, लेकिन ध्यान रखना है आपेक्षिक लगा हुआ, यानी किसी के कंपेरिजन में शो करना है तो अपान में ये चीज खाली आता है कि वाष्प दाब का अवनमन, तो ये वाला, क्योंकि ये पूरा लिखेंगे तो आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। फाइनल स्टेप हल करने के लिए, एमबी की कैलकुलेशन करने के लिए अब अपने को XB की जगह पर XB की वैल्यू रख देना है कि XB इज इक्वल टू क्या होता है, विलय का मूल प्रभाज। ध्यान रखना है अपने को, शब्दों में ध्यान रखना है, XB क्या है, विलय का, विलय के मोल बटे समस्त मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का योग कर दिया अपन ने ये, तो NB अपान Na प्लस NB। अब कंडीशन डालनी है अपने को, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलयन है, तो ये बहुत कम है, हटा दिया इसको। जब ये हटा दिया अपन ने इसको, तो फार्मूला बन गया NB अपान Na। NB B विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या, तो W अपान M फार्मूला लगाते हुए B के साथ B, A के साथ A, फाइनल कैलकुलेशन करना है हमको, MB का फार्मूला बनाना है, हम आराम से बना सकते हैं। कोई समस्या, सारी स्टेप समझ में आ गई। अब एक बार इसका पूरा रिवीजन कर लो, रफ कॉपी ओपन करो और पूरा काम करो।